आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर रामबन जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और इस काम में सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और पुलिस लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मौसम का बिगड़ा मिजाज रह रहकर राहत और बचाव अभियान में खलल डाल रहा है। मकान और दुकानें तबाह हो गई, सड़कें बर्बाद हो गई, गाड़ियां मलबे में दबकर कबाड़ में बदल गईं और लोग नेशनल हाईवे 44 पर जहां तहां फंसे हुए हैं। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से आई है, जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही कितनी बड़ी हुई है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका नतीजा ये है कि अब तक सैकड़ों लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। जम्मू के रामबन के अंदर किस तरीके की पूरी त्रासदी हुई है, आप तस्वीरें आपको खूब बयां करेगी कि अभी भी राहत कार्य जो है वो जारी है। जेसीबी मशीन्स, बड़ी हैवी मशीन्स जो है उनको डिप्लॉय कर रखा है और मलबे को निकालने का काम अभी भी 48 घंटे के बाद जारी है। कुछ लोगों की गाड़ियां फंसी हैं, कुछ लोग खुद फंसे हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय थे उनका कामकाज किस तरीके से ठप हुआ है ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। ये स्कॉर्पियो गाड़ी आप देखिए कि सिर्फ आपको इसकी बैक साइड नजर आएगी, हालांकि पूरी एसयूवी गाड़ी ये अंदर मलबे के दब चुकी है। यानी कि जब मलबा आया तो इस समय जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ तो सड़क तक भी 12 से 15 फुट तक मलबा है और इससे ज़्यादा जो है वो निकाला जा रहा है जेसीबी के द्वारा। हमारे पास रात में खाने के लिए कुछ नहीं था और अभी हमें खाने के लिए दिया है, हमारी बहुत हेल्प की है इन्होंने। अभी आपके बंदे आए थे हमारे को पूछने, फौजी बंदे आए थे ना, सेना ने हमें खाने के लिए भी दिया, चाय भी दी सर। वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपके साथी हैं अपने उनको बुला रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं ड्राइवरों को। लेकिन अभी भी नेशनल हाईवे 44 पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिनके खाने पीने और दवाओं का इंतजाम सेना की ओर से किया जा रहा है। इन्हीं लोगों में गुजरात से कश्मीर घूमने आए 50 यात्री भी शामिल हैं, जिनकी बस खराब होने के कारण रास्ते में ही फंस गई, जिसके बाद एक यात्री ने वीडियो बनाकर गुजरात सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस और सेना ने इन यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जैसे ही माहिती प्राप्त हुई, गुजरात के गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से चर्चा करके उनको तुरंत ही मदद मिले उसके लिए व्यवस्थाएं की है और उनके साथ संकलन किया है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पे है तो वो लोगों को भी समय लग रहा था वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन सभी लोग संपर्क में हैं। मेरे गृह विभाग के खास करके कंट्रोल रूम के डीवाईएसपी भी उनके साथ संपर्क में है और जम्मू कश्मीर पुलिस गुजरात के गृह विभाग के साथ संपर्क में है। हम जल्द से सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से यहाँ लाएंगे। हम 3 दिन से फंसे हुए हैं और एक 1, 2, 3 जनरेटर ने हमको सबको ब्रेकफास्ट किया है और नाश्ता किया है और हमको सुरक्षित जगह पे ले आए और हमारी बहुत सुरक्षा की उस लोगों ने, उसका अभी बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रशासन की मदद का इंतजार है। प्रशासन की कोशिश यही है कि इन लोगों तक भी जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, लेकिन जगह जगह रास्ता खराब होने से राहत और बचाव के काम में दिक्कत पेश आ रही है।
ऐसे में कई घंटों से रास्ते में फंसे लोग अपना जरूरी सामान लेकर पैदल ही सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखाई दिए। उन्होंने गाड़ी बैक किया, पहाड़ खिसकता देख के, जैसे बैक किया तब तक पीछे का पहाड़ खिसकना चालू हो गया। हम लोग सेंटर में ही फंस गए थे। लगभग रामबन से हम लोग 4-5 किलोमीटर बैक थे। फिर वहाँ पे कुछ देर वेट किए, सुबह हुआ। फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पे कितने देर रुकेंगे। ट्रैफिक वाले पुलिस गए तो बताया कि नहीं, रास्ता 3-4 दिन से पहले खुलने वाला नहीं है, आप लोग कोई पैदल रामबन तक जाके कोई अपना रूम कर लो। फिर हम लोग रामबन आए तो रूम किए अच्छा खासा, वहाँ पे रुके रात को। तो फिर हम लोग सोचे कि 20-25 किलोमीटर का रास्ता है सफ़र, जहाँ तक पहाड़ घिसका हुआ है वहाँ तक पैदल जाएंगे। डर तो इंसान को हो ही जाता है, लेकिन कोशिश किए है आगे बढ़ने का। अब जा रहे पैदल, देखते आगे क्या है। देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं कैसे इस वक्त रोड के ऊपर जो है, यहाँ पे पत्थर भी ऊपर से आ रहे हैं। और ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोड के ऊपर चल रहे हैं। हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे पत्थर भी जो है ऊपर से गिर के आ रही है बैठ चश्मा में। शोर नहीं होगा, आस्ता आस्ता वो बस हो गया बस। प्रशासन का पूरा जोर इस वक्त 2 दिनों से बंद जम्मू कश्मीर हाईवे को खोलने पर है, जिसके लिए पोकलेन मशीनें और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से पहाड़ों के मलबे को नेशनल हाईवे से हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। कई एक मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए रोक दिया गया है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालत हुई उस वक्त जब ऊपर से मलबा आया और नीचे हाईवे पे जो गाड़ियां थी वो मलबे के नीचे धंस गई। जैसे ये डंपर एक विजिबल है, इसी तरह जो मारोग में सेरी के मकाम पर जो टैंकर हैं वो भी मलबे के नीचे दब गए। और जो है रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इस वक्त जो है लोग पैदल सफर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो कश्मीर से जम्मू की तरफ और जम्मू से कश्मीर की तरफ पैदल ही सफर रामबन बानियाल के सेक्टर में कर रहे हैं। रामबन में हुई तबाही के बाद हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ मौके पर मौजूद अधिकारियों से चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली, बल्कि प्रभावित लोगों से भी बात कर उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो हैं बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। रामबन में हालात पूरी तरह से सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रामबन से राशिद रसूल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जो कि अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ 4 दिनों की भारत यात्रा पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद वो सबसे पहले दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है, जिसके तहत आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। जेडी वेंस का ये भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उनकी ये विजिट सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि निजी और सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे तो उनका पालम एयरपोर्ट पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जेडी वेंस और उनके परिवार के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर ही
जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो है जेडी वेंस के तीनों बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल का भारतीय पोशाक में नजर आना और फिर एयरपोर्ट पर स्वागत से आयोजित लोक नृत्य को गौर से देखा। इसके बाद वो अपने परिवार संग सबसे पहले दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां वो करीब 1 घंटे रुके। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स अपनी पत्नी उषा वॉन्स और 3 बच्चों के साथ भारत के दौरे पर हैं और पालम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीधे अक्षरधाम पहुंचे, अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर। वहां पहुंचकर लगभग 45 मिनट तक उन्होंने मंदिर को देखा और उनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो उषा वॉन्स भारतीय मूल की हैं। वो कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि वो एक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं और यही वजह है कि अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे पहला पड़ाव अक्षरधाम मंदिर को चुना। यहाँ पर उनके तीनों बच्चे भी साथ थे। उन बच्चों के परिधानों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे जानना चाहते हैं। मंदिर दर्शन के बाद जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बाहर आए तो उन्होंने परिवार संग फोटो भी खिंचवाई। अपने मंदिर दौरे के शानदार अनुभव को जेडी वेंस ने गेस्ट बुक में लिखे अपने संदेश में भी साझा किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इतने प्यार और आदर के साथ मेरा स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। ये मंदिर इतनी सुंदरता और बारीकी से बनाना भारत की खूबी दिखाता है। मेरे बच्चों को ये बेहद पसंद आया। भगवान सबका भला करे। सबसे पहले जैसे कि पूर्व निर्धारित रहा था तो वो अंदर आए, वहाँ पे चरणारविंद के पास उनका स्वागत किया भारतीय पारंपरिक तौर से और वहाँ पे स्वागत के बाद भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। पूरा तो समय नहीं था इतना, मगर जितना भी उन्होंने देखा तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। और ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत ही प्रभावित हुए आज अक्षरधाम के दर्शन करके। अक्षरधाम मंदिर देखने के बाद जेडी वेंस परिवार के साथ दिल्ली के जनपद में मौजूद सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम देखने के लिए गए, जहां पर भारतीय हस्तशिल्प के उत्पाद मिलते हैं। इन उत्पादों के बारे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी उषा वेंस ने न सिर्फ जानकारी ली बल्कि खरीदारी भी की। हमारा एम्पोरियम बहुत अच्छा लगा। अपीयरेंस, हमारा डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे यहाँ से पेपर मशीन के आइटम्स खरीदे, पॉटरी का आइटम खरीदा, टी खरीदा। और क्या कुछ मैम उन्हें पसंद आया यहाँ पे हैंडलूम में और बाकी चीज़ों में? उन्हें सारे प्रोडक्ट पसंद आए पर विशेषकर उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदे। अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर जेडी वेंस और उनके परिवार का भारतीय कला और संस्कृति के प्रति ये लगाव बेहद लाजमी है। दरअसल वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की है। उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। बाद में वो अमेरिका जाकर बस गए, जहां उषा का जन्म हुआ। उषा वेंस पहली बार अपने परिवार संग भारत आई है। ऐसे में उनकी ये विजिट निजी और सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेडी वॉन्स के लिए ये दौरा जितना राजनयिक तौर पर महत्वपूर्ण है उतना ही पारिवारिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहली बार भारत आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पत्नी परिवार के साथ आ रहे हैं और भारतीय परंपरा के जो अहम चिन्ह हैं उन सबको वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी के चलते दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और इस पॉलिसी का असर भारत अमेरिकी संबंधों पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट यही उम्मीद जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा और बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के तरीकों सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो भारत में दिलचस्पी है ये उसको दर्शाता है। तो इस तरीके की विजिट सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं होती। ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं और ऑप्टिक्स जो शुरू की आई हैं वो ऐसे लगता है कि एक क्लोजनेस दिखाने की कोशिश की जा रही है और वो ज़रूरी होता है दो देशों के बीच में,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उसी के लिए है। और मुझे ये लगता है कि एक अमेरिका की जो दिलचस्पी है भारत में, और जो भारत के साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं सामरिक या व्यापार को लेकर के, मेरे ख्याल उस पर एक जो सहमति है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्या कोई बड़े फैसले अनाउंस होंगे? शायद नहीं अभी, लेकिन मेरे ख्याल जो एक डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है उसको हम और उसको पुश फॉरवर्ड कर पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जेडी वेंस परिवार संग जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो आमेर फोर्ट सिटी पैलेस घूमेंगे और फिर आगरा जाकर ताजमहल देखेंगे। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत की तैयारी किस तरह की है, इसी पर देखिए हमारे सहयोगी रिदम जैन की रिपोर्ट। जयपुर में वो पहुंच जाएंगे, 9 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, जिसके बाद 10 बजे जयपुर के सबसे लग्जरी होटल और भारत में जितने भी लग्जरी होटल्स हैं उनमें से एक यानी कि रामबाग पैलेस, जो कि 190 साल पुराना होटल है, यहाँ वो ठहरने वाले हैं। इंतजाम कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि खास व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ पे 10 ग्रैंड स्वीट्स उनके नाम पे बुक किए गए हैं, जिसमें से उनका वाला जो सबसे बड़ा स्वीट है, सबसे लग्जरी स्वीट है, वो 1798 स्क्वायर फीट का है, जो कि ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट है। यहाँ पे उनकी इतनी खास मेहमान नवाजी करने वाले हैं कि सारे पारंपरिक नृत्य वगैरह जो भी होते हैं, राजस्थानी फोक डांस होता है, जो यहाँ का कल्चर होता है, वो रामबाग में दिखाया जाएगा। उनके साथ उनका स्वागत किया जाएगा, सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा। हर थाली में इनके परिवार वालों का, परिवार के जितने सदस्य हैं उनका सोने की थाली में नाम लिखा होगा। और 10 जो स्वीट्स हैं वो पूरे बुक हैं। कल सुबह 9 बजे वो यहाँ पे आमेर फोर्ट का दौरा करेंगे, जिसमें यहाँ पे उनका खास स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे हाथी गांव की 2 हथिनी चंदा और पुष्पा यहाँ पे होंगी, जो कि चांदी के जेवर से सजी हुई होंगी, और उनके लिए खास यहाँ पे 2 टूर गाइड्स होंगे। उनका स्वागत यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। और साथ ही में जो यहाँ पे टूर गाइड हैं, 2 टूर गाइड स्पेशली उनके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि उनको पूरे आमेर फोर्ट का दौरा कराएंगे और आमेर फोर्ट की हिस्ट्री और यहाँ का जो पूरा कल्चर है उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे भी पारंपरिक परफॉर्मेंस होंगी। जैसे जैसे वो जिस जिस जगह पे जाएंगे वहाँ उनको थोड़ा थोड़ा राजस्थान का जो कल्चर है उसकी हल्की हल्की झलक देखने को मिलेगी, वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। परफॉर्मेंसेस भी होंगी। उसके बाद में यहीं पे आमेर फोर्ट में वो अपना सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसके बाद यहाँ से निकल के वो अपना जो अलग दूसरी जगह है, यहाँ से जो अगला उनका स्टॉप है जो कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। किस तरीके से हाथियों को सजाया जाएगा, किस तरीके से उनकी वेशभूषा होगी कल? इनकी वेशभूषा जो है करीब 350 साल पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की है। 2001 में बिल क्लिंटन जी जब आए थे उस टाइम पे वो ज्वेलरी लगाई गई थी हाथियों पे। अब अभी आज की तारीख में जो है इनके लिए वो ड्रेस निकाली गई है। तो ज्वेलरी कैसी होगी, किस तरीके की उस पर डिजाइन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इनकी जो ज्वेलरी है उस पे शेर के कुछ चित्र बने हुए हैं और वो चांदी में है। और इनकी पाजेब है, पैरों की, सर की सिरी है, कनगोजा है, कंठा है और दुमची है और झूल है। और क्या स्वागत के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं ये वहाँ पे? जी, ये जो पुष्पा है ये बेली सर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद देगी, और चंदा है जो वो माला पहनाएगी, और ऊपर से मावत फूलों की बरसात करेंगे। आगे बढ़ेंगे बात चारधाम यात्रा की। देवों की भूमि उत्तराखंड एक बार फिर से आस्था और अगाध श्रद्धा के संगम का गवाह बनने जा रही है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आरंभ होने जा रहा है, यानी कि सिर्फ 9 दिन शेष बचे हैं और उससे पहले ही पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे ऐसी मान्यता है कि चारधाम यात्रा मोक्ष के द्वार की कुंजी है। जिस व्यक्ति को 4 धाम में किसी एक धाम के दर्शन भी हो जाते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है। वेद और पुराणों में भी 4 धाम यात्रा को बहुत शुभ धार्मिक यात्रा का दर्जा दिया हुआ है, और यही वजह है कि 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और इसमें भी भक्तों की सबसे बड़ी भीड़ केदारनाथ धाम दर्शन करने की है।
सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाली चारधाम यात्रा में सिर्फ 9 दिन शेष हैं। आरंभ होने से पहले ही इस धार्मिक यात्रा को लेकर सनातनियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 हफ्ते पहले ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा पर जाने से जुड़ा अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं और मोक्ष के द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाने हैं। सबसे पहले आगाज होगा 30 अप्रैल को, जब शुभ मुहूर्त में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे और ऐसे ही 4 तारीख को यानी 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। लगातार जो क्रेज देखने को मिल रहा है, लगातार जो भीड़ पहाड़ों की ओर रुख कर रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कितने व्याकुल हैं, कितने उत्साहित हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, माँ गंगोत्री के, माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। और लगातार जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहा है। लोग चाहते हैं कि जिस दिन कपाट खुले शुभ मुहूर्त में सबसे पहले दर्शन करने का मौका उनको मिले। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि हर किसी को जीवन में एक बार तो चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके जीवन काल में ही चमत्कारी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के धाम के लिए हुए हैं, जहां अब तक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की प्राथमिकता में है, जहां अब तक 5,74,000 से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और गंगोत्री धाम के लिए भी पंजीकरण का आंकड़ा 3 लाख के पार जा चुका है। वहीं सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए भी अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड के चारधाम के रजिस्ट्रेशंस की गिनती 19 लाख पार हो चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है वो केदारनाथ के लिए मिल रहा है। केदारनाथ में अब तक 6,40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद बद्रीनाथ में भी 5,40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। गंगोत्री में 3,30,000 और यमुनोत्री में 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं प्राइवेट गाड़ियों की अगर हम बात करें तो 24,000 से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है और 24,000 से ज़्यादा हेली सर्विसेज के लिए लोगों ने खुद को अभी तक रजिस्टर किया है। इसके साथ ही 5वां धाम कहे जाने वाले हेमकुंड साहिब के लिए भी 30,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है। यात्रा के पहले दिन जो है 15 दिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए छूट दी जाएगी और लगातार जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं उसमें ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और यात्रा जो है यात्रियों को ज़्यादा समस्या ना आए और यात्रा जो है सुकून भरी हो, आनंद भरी हो। इसके साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में भी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, बस ऑपरेटर्स से भी लगातार बैठकें जारी हैं। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती है। बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले लोगों को रोकने के लिए हाईवे पर जगह जगह चेकिंग होती है, ताकि उनकी वजह से देश के दूर दराज क्षेत्रों से भी रजिस्ट्रेशन करवाकर आए श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी हम लोगों की लगभग अंतिम स्टेज पर है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज उत्तराखंड में हमारे चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स, उनकी कुछ डिमांड्स थी। एक उनका ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा जो हमने 60-40 का पहले इन्हीं की डिमांड पे रखा गया था, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको 75% कर दिया जाए, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सचिव पर्यटन महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि इस पर फाइनल अप्रूवल दे दें ताकि हम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की बात की है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हम सभी मिलकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही सफल होगी, सुरक्षित होगी और सुगम होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट
4 मई को खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा 2 चरणों में होती है। यात्रा का पहला चरण कपाट खुलने से लेकर मॉनसून सीजन की शुरुआत तक होता है। इस दौरान चार धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण मॉनसून के बाद सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।